ध्यान से समझिएगा। एड्रेस क्लॉज में बताता है प्रमोटर्स कि हमारी कंपनी जो हमने बनाई है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है। ओके, तो ये बताता है आपके एड्रेस के बारे में, और बाद बाकी जो भी एड्रेसेस हैं जहाँ पर आपकी कंपनी वर्क करेगी उनके बारे में बताएगा। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट का तो नाम ही क्या है, उद्देश्य क्या है, व्हाट वाज द एम फॉर फॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है, सिंपल सा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है। अब ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट आपके किस तरीके के नहीं होने चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा काम आप मत करिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। आप ड्रग पैडलिंग मत करिए। ड्रग पैडलर्स क्या करते हैं, ड्रग प्रोवाइड करते हैं जो हमारे यूथ की जनरेशन को बिल्कुल ही स्पॉइल कर देते हैं, है ना। आप इलीगल वर्क मत कीजिए। आर्म्स एंड एम्यूनिशन का हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, आप इलीगल वर्क मत कीजिए, ठीक है, जिससे क्या है कि सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके जो भी वर्क्स हैं उनके आप बायलॉज को फॉलो करें, बायलॉज को फॉलो करें। बिकॉज देखिए, चार्टर बताता है आपकी पूरी कंपनी किस बेस पे, किस फाउंडेशन पे बनी है। व्हाट इज द बेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो इसीलिए वो कहता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में बता दो कि भैया इमोरल काम मत करना, एंटी नेशनल काम मत करना, अगेंस्ट सोसाइटी काम मत करना। अगेंस्ट सोसाइटी मतलब आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे हार्मफुल हैजार्डियस एक्सक्रीशंस निकलते हैं। जैसे लेदर टैनरीज हैं, लेदर टैनरीज के आसपास देखिए कितनी स्मेल आती है, यू कांट इवन ब्रीथ प्रॉपरली, इतनी गंदी स्मेल आती है। तो आप प्लीज़ ऐसा काम मत करो जो सोसाइटी को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। अगर आप ऐसा काम करते हो तो फिर उसके लिए प्रॉपर एक कहते हैं ना कि रैपिड फोर्स बनाओ, जिससे क्या है, रैपिड टास्क फोर्स बनाओ जो आपकी इन सारी चीज़ों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो नेम क्लॉज में आपको नेम प्रपोज करना है सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। सिचुएशन और एड्रेस क्लॉज में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, आपके ब्रांच ऑफिसेस कहाँ पे हैं, सारा बताइए। ऑब्जेक्ट क्लॉज बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट सोसाइटी नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, बायलॉज होने चाहिए। इसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। देखो जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, अब मिनिमम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए और 7 चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट है नहीं मैक्सिमम की। तो ध्यान से सुनो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताता है कि ऑल द सब्सक्राइबर्स, ये बताएगा कि किन लोगों ने कंपनी सब्सक्राइब करी, किन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किए, किन्होंने अपने एफिडेविट फाइल किए कि ठीक है हम कंपनी बना रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इट इज़ बेस्ट अप टू आवर नॉलेज। मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब वो सारे लोग जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब किया। अब कितने कितने चाहिए होते हैं, 1 मेंबर चाहिए होता है ओपीसी के लिए, 2 चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए और 7 चाहिए मिनिमम पब्लिक कंपनी के लिए। तो और मैक्सिमम 200 की लिमिट है किसमें, मैक्सिमम 200 की लिमिट है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। तो नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसके बाद एक क्लॉज आता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। मैंने आपको बताया था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। ये मैं दोनों चीज़ें आपको बता चुका हूँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। अब ध्यान से सुनिएगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मैंने बताया था अगर किसी के आपने 10 रुपये का कंपनी के 1000 शेयर्स ले रखे हैं तो 10,000 इंटू 1000 शेयर्स ले रखे हैं 10 रुपये के अकॉर्डिंग, तो 10,000 रुपये आपसे टोटल पे बनता है। सपोज आपने 8 रुपये ले रखे हैं, यू हैव पेड 8 रुपीज़ पर शेयर ऑन 1000 शेयर्स, द अमाउंट विच रिमेनिंग अनपेड। शेयर पे आप 8 रुपये दे चुके हो तो आपकी लाइबिलिटी कितनी बचती है, 1000 शेयर्स इंटू ₹2, जो अनपेड अमाउंट है भाई आपकी लाइबिलिटी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ऐसा होता है कि अगर शेयर पे भी कोई प्राइस है,
शेयर सपोज 10 रुपए का शेयर है और आपने 10 रुपए पूरे पे कर दिए, रखा था आपने पूरे 100 पे कर दिए। तो अब ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है ही नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता तो द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड विल बी द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, जो आपने अपने शेयर ट्रांसफर शेयर एग्रीमेंट में या शेयर सर्टिफिकेट में जैसा भी आपका हो, जिसके ये कंपनी के बाइंडिंग करते हैं, होता है कि व्हाट विल बी द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। और ध्यान से बता दूं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो कि कोई भी कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा एक्सटेंट पे अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती। सपोज किसी की शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मीन्स 1 करोड़ की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो वो मैक्सिमम शेयर्स इशू ही 1 करोड़ के कर सकती है, 1 करोड़ 1 लाख के भी नहीं कर सकती, 1 करोड़ 1 रुपये का शेयर इशू नहीं कर सकती। तो बताता है कि व्हाट विल बी द ऑथराइज लिमिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो वो आपके कैपिटल क्लॉज जो है वो आपको बताता है कि आपकी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, और कोई भी कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा भी शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर? 6 क्लॉज हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन या एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। नेम क्लॉज सजेस्ट द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी, जो एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटेड नेम नहीं होना चाहिए, और जो नेम होगा बाद में उसके पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो उसी हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड या वर्ड लिमिटेड अफिक्स होगा। दूसरा है आपका एड्रेस क्लॉज, ये बताता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको सारे का डॉक्यूमेंट चेक करने तो आप कहाँ पर जा करके चेक कर सकते हो। तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ऑप्शनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, और बताता है कि ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते इमोरल, एंटी नेशनल, अगेंस्ट सोसाइटी, इलीगल, और आपको अपने जो बायलॉज हैं उनको फॉलो अप करना है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताता है हु आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइबर्स कितने होंगे? ओपीसी के केस में तो एक ही चाहिए, पब्लिक प्राइवेट में वो 2 और 7 चाहिए, मतलब मिनिमम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट के लिए, पब्लिक के लिए 7 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। सर ऐसा क्या हो सकता है कि अगर 200 से ऊपर निकल गए मेंबर, तो 200 से अगर ऊपर निकल जाते हैं मेंबर तो फिर वो कंपनी का कन्वर्जन हो जाएगा, फिर वो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी में। ये सब CS में पढ़ने को मिलता है जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो। अनदर वन इज कैपिटल क्लॉज, ये किसके बारे में बताता है? कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में बताता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। फिर बचा लायबिलिटी क्लॉज, तो कंपनी की लायबिलिटी 2 तरीके बाय गारंटी, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो जो जितना अमाउंट अनपेड रह गया फेस वैल्यू के डिफरेंस है उतना पैसा देना आपकी लायबिलिटी है। इसके साथ में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की अगर बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जब भी आपने कंपनी के शेयर्स इशू किए होंगे तो आपने कुछ अमाउंट के लिए गारंटी होल्ड किया, शेयर के पैसे के साथ अमाउंट के लिए आपने गारंटी होल्ड किया है, आपको वो पैसा और पे कर देंगे। ये हैं आपके 6 क्लॉजेज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। इसके अलावा सर इसके इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस हैं, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स हैं, और सारे के सारे काम ऑफ एसोसिएशन में बहुत इजीली समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बात करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट की ऑफ एसोसिएशन। ये चार्टर है तो ये इसके लिए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, मतलब इसके 6 क्लॉजेज को हाउ विल यू सस्टेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हाउ विल यू सस्टेन, ये बताता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब सर ऐसा तो नहीं कह रहे कि ये वो होती है पूरी रूल एंड बाय लॉ बुक होती है जिसमें पूरे के पूरे रूल्स और रेगुलेशंस लिख के होते हैं और आप क्या कर सकते हैं उनको जाकर के चेक कर सकते हो। जी हाँ, ये कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट है पूरी की पूरी, जो बताती है कि जो भी आपके 6 क्लॉजेज हैं आप उनको सस्टेन कैसे करोगे।
तभी कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सब्सिडरी डॉक्यूमेंट फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकॉज it let down all the disciplinary mechanism and the rules and bylaws that a company shall follow in its corporate working tenure. तो इसमें क्या हो सकता है? manner of issuing shares, manner of settling preliminary contracts. इसका मतलब समझो, जब आपको पता है एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो किसके लिए लायबल होते हैं? मतलब मैनर ऑफ सेटलिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको सेटलिंग को कहते हैं रेटिफाइंग। मतलब आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी से ज़मीन खरीदी थी और आपको पता है कंपनी और इसके मेंबर या प्रमोटर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। आपने ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन खरीदी थी जब, तो आपने आधा पैसा दे दिया था, आधा पैसा नहीं दिया था, तब आप प्रमोटर थे। अब आपकी कंपनी भी बन चुकी है और आप क्या हैं? आप प्रमोटर के साथ साथ में आपकी कंपनी भी बनी हुई है। तो क्या आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल हो? हाँ जी लायबल हो। वो कंपनीज एक्ट 1956 में कहता था, 1956 में 621 कैपिटल ए एक सेक्शन था जो बताता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज प्रोमोटर्स कैन बी होल्ड लायबल फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिलिमिनरी टू which were hold prior to the incorporation of that particular company. सेक्शन 2013 के कंपनीज एक्ट में भी है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, पुराना वाला मुझे याद है 621 कैपिटल ए में था कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बनने से पहले बनाए उनके लिए भी आप लायबल हो। इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, थर्ड में फोर्थ में हो सकता है मैनर ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन, मैनर ऑफ इशूइंग द शेयर्स, मैनर ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, हाउ शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी कैप, क्या एस्क्रो अकाउंट खोला जाएगा, कंपनी का वर्किंग टाइम क्या होगा, कंपनी के अटेंडेंस किस तरीके से लगेंगे, क्या मैनुअल रजिस्टर होंगे या बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, किस तरीके से लगेगा। कई सारी लिस्ट है मेरे पास, कुछ लिस्ट पड़ी हुई है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसे होगा, कितने डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट के बाद में रोटेशन से रिटायर होंगे, ओके, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है, कंपनी के डिविडेंड कब डिक्लेयर किए जाएंगे, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, किन केसेस में कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करवाई जा सकती है, की मैनेजरियल पर्सनल कौन होंगे, जैसे तो आपको पता है की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये तो आपके KMPs हैं। की मैनेजरियल पर्सनल्स कौन कौन से होंगे? ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, जितने भी कंपनी के इंटरनल रूल्स हैं, जितने भी कंपनी के इंटरनल रूल्स हैं, सैलरी कैसे मिलेगी, कैश पेमेंट मिलेगा, लीव पे नहीं मिलेगा, LC होती है आपकी लीव विद कैश, क्या कितनी छुट्टियों पे आपको एम्प्लॉयज़ को आपके कितनी छुट्टियों के बाद उनका सैलरी कट होने लगेगा या उनका सैलरी रिड्यूस किया जाएगा। तो वो सारे जितने भी है और क्लॉजेज हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। डिफरेंस समझ में आया? ये है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, ये है सब्सिडरी डॉक्यूमेंट या एंसिलरी डॉक्यूमेंट। ये तो बताता है कंपनी किसके बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ये क्या बताता है कि कंपनी इनके अंदर रहेगी तो किस तरीके से काम करेगी, कंपनी इन 6 चीज़ों को अचीव करने के लिए किस तरीके से काम करेगी, ये बताता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके बाद आता है आपका एक अगला टॉपिक प्रॉस्पेक्टस। कभी स्कूल में एडमिशन लेने गए हो? कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए हो? गए ज़रूर होगे। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो क्लास 12th के बाद में, या एकेडमिक्स में एडमिशन लेने जाते हो तो आप फीस पे करते हो, सपोज 300-500 आप फीस पे करते हो। उसके बाद क्या करते हो? वो प्रोस्पेक्टस दे देते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस जनरली डॉक्यूमेंट होता है दैट इनवाइट्स द पब्लिक। अब स्कूल अगर प्रोस्पेक्टस दे रहा है तो इट इज़ इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, और इनवाइट करेगा कैसे करेगा? अपने सारे के सारे स्पेशल फीचर्स बताएगा, अपनी फैकल्टी के बारे में बताएगा, अपने पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बताएगा, अपने प्रोज बताएगा, कॉन्स तो कोई नहीं बताता, सारे प्लस पॉइंट ही बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कोई नहीं बताता। तो प्रोस्पेक्टस क्या सर ऐसे ही कंपनी का भी होता? हाँ, जैसे स्कूल वाले हम लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ऐसे ही कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कब करती है अभी बताता हूँ।
ध्यान से सुनो, आपको पता है पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो पैसा सभी को चाहिए होता। कभी सपोज कंपनी क्या करती है, शेयर्स कैपिटल लेके आती है, शेयर इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। अब आपको अब यहाँ पे एक नया मैकेनिज्म बताऊंगा आपने आने वाले वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में। बेसिकली शेयर्स होते हैं दो तरीके के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान से सुनो, प्रोस्पेक्टस क्या करता है, इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स बीइंग इशूड बाय द कंपनी। ये तो इनविटेशन डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को बताता है कि देखो भाई ऐसा है, सपोज फ्लिपकार्ट अपना आईपीओ लेके आ रही है 25,000 करोड़ का, तो उसका तो प्रोस्पेक्टस होगा, वो तो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कर दिया जाता है। वो स्कूल की तरह नहीं होता, इतनी मोटी सी छोटी सी बुकलेट है 10-12 पेज की कि आप ले आए और आपने पढ़ दिया। उनका तो सीधा पब्लिक अनाउंसमेंट होता है कि नाउ फ्लिपकार्ट इज कमिंग विद एन आईपीओ ऑफ वर्थ ₹25,000 करोड़। तो क्या है, इनवाइट करते हैं। क्यों भाई, पैसा चाहिए कंपनीज को, पैसा कौन लेगा, ये पब्लिक ही तो आएगी, इक्विटी शेयर लेगी, है ना, प्रेफरेंस शेयर ले सकती है, डिवेंचर्स ले सकती है, जैसा उसका मन होगा, जैसा पैसा लगाना चाहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर खरीद लेगी, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है प्रेफरेंस शेयर ले लेगी, क्योंकि अब तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकते आप। और सबसे बेस्ट होता है डिवेंचर पे, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर सबसे बेस्ट होते हैं। क्यों, इक्विटी और प्रेफरेंस पे तो आपको डिविडेंड तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन अगर किसी कंपनी के आपने डिवेंचर ले रखे हो, इन केस इन एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर दैट कंपनी इनकर्स अ लॉस, तो कंपनी ये कह के नहीं बच सकती, ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि सर ठीक है हमें इस बार लॉस हुआ, हम डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं देंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं यहीं पर कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे जो इनकम एक्स्ट्रा होती है उसको कहते हैं डिविडेंड। और डिवेंचर एक तरीके की बोरोइंग होती है जो कंपनी बोरो करती है पब्लिक से, इस पर जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देती है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। सपोज 12.5% डिवेंचर्स हैं और आपने एज एन इन्वेस्टर 1 लाख के डिवेंचर्स ले रखे हैं, तो जैसे ही साल खत्म होएगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 12,500 रुपये, चाहे कंपनी ने उस साल प्रॉफिट कमाया हो चाहे लॉस कमाया हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी को पे करना ही करना है, बिकॉज उसने क्या कर रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रखी है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रखी है। और बोरोइंग पे एक बात बताओ, अगर आप किसी से पैसा उधार ले लेते हो और ये कहते हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो क्या वो आपसे अपना ब्याज छोड़ देगा? वो कहेगा ऐसा बिजनेस चले अथवा भाड़ में जाए, आप मुझे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है टाइम टू टाइम पे करते रहो। क्लियर? तो क्या है, टू इन्वाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी। सपोज अगर फ्लिपकार्ट का आईपीओ लेकर के आ रहे हो, सपोज अगर फ्लिपकार्ट का आईपीओ लेकर के आ रही है कंपनी, और फ्लिपकार्ट का आईपीओ लेकर के आ रही कंपनी, तो वो जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें फ्लिपकार्ट का सारा ट्रेंड दिया होगा कि सपोज अगर फ्लिपकार्ट आईपीओ लेकर के आ रही है 2021-22 में, तो बताएगा कि 2020-21, 2019-20, 2019-18-19 ये ट्रेंड क्या था, इनका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो किस तरीके से रहा, इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था किस तरीके से रहा, इन्होंने अपने शेयर को क्या दिया, इनका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या था, इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका ट्रेंड सेट कर सकते हो। और प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कब आपको क्या करना है, कब सब्सक्रिप्शन आएगा, कब एप्लीकेशन, कब अलॉटमेंट, कब फर्स्ट कॉल, कब फाइनल कॉल, कितने पैसों पे आपको फर्स्ट कॉल, कितने रुपए की फर्स्ट कॉल होगी। मतलब सपोज अगर शेयर 1,000 रुपये का है तो 25% विल बी पेएबल ऑन द एप्लीकेशन, तो मतलब 250 रुपये आपको एप्लीकेशन के साथ देने हैं। जितने भी लोगों को आप जितने लोग शेयर्स कंपनी के आपके खरीदेंगे उसमें क्या होगा, 250 रुपये आपको एप्लीकेशन के साथ देना है। मैनर ऑफ पेमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, प्रोस्पेक्टस बताता है। मार्कर फिर से खत्म हो गया। इसके बाद कुछ कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, कंटेंट्स क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के। देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बताएगा कंपनी के। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कंपनी पैसा अगर ले रही है आप लोगों से, कंपनी अगर आपसे पैसा ले रही है तो क्यों ले रही है, कंपनी आपसे पैसा ले रही है तो क्यों ले रही है। इसके बाद बताएगा आपको शेयर कैपिटल के बारे में। प्रोस्पेक्टस का काम ही क्या है, कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा मांग रही है, पब्लिक से पैसा मांग रही है तो बताएगी कितने
शेयर लेके आ रहे हैं, इतनी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं और किस तरीके से आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो। इसके बाद बताएगी आपको KMPs के बारे में, की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में बताएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएगी। मैंने आपको बताया था किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी का कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर या ऑफर फॉर सेल आता है, देखो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, IPO, FPO और ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में बेसिकली क्या होता है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी जब कहता है कि आप कोई भी शेयर इशू करो पब्लिक को, तो कम से कम आपका 90% जो है पब्लिक इशू वो सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर, जहाँ से आपने इशू किया है 15 दिन के अंदर सारा पैसा क्या करो, पब्लिक को वापस करो। सपोज 1 करोड़ का आपका IPO था और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 85 लाख का, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, टच नहीं हुआ। इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आर 2 अल्टरनेटिव्स, या तो आपने अंडर राइटर अपॉइंट कर रखा होगा जो आपकी शॉर्टफॉल मैच कर लेगा। और आजकल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हालांकि अभी आपको समझ नहीं आएगी ये चीज़ जब तक आप पता नहीं होगा आपको, आजकल सारे के सारे जो भी पब्लिक इशू होते हैं वो 100% ओवर रिटर्न होते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी 25,000 करोड़ का IPO लेकर आ रही है, उसका एक भी शेयर पब्लिक ना खरीदे तो अभी उसका IPO जो है फेल नहीं होएगा। क्यों? होल जो 100% अमाउंट है वो क्या है, वो अंडर रिटर्न है। सर अंडर राइटर को क्या पड़ी हुई है, वो क्या करता है, कमीशन लेता है, वो कमीशन लेता है किस पे, जो अमाउंट वो अंडर रिटर्न करता है उसके लिए कमीशन लेता है। तो ये है प्रोस्पेक्टस जो बताएगा शेयर कैपिटल के बारे में, की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कंपनी के, मैनर ऑफ पेमेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न भी तो बताएगा कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, शेयर ले रहे हो या डिवेंचर ले रहे हो या कोई अदर डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपको उस तरीके से क्या मिलेगा। आपको रिडेम्पशन के बारे में बताएगा कि आपके शेयर कब रिडीम किए जाएंगे, रिपेमेंट पॉलिसी कंपनी की क्या होगी। उसके साथ साथ ये बताएगा कि बैंक से मिलेगा या आपको चेक के थ्रू मिलेगा, कैश फॉर्म में मिलेगा, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोस्पेक्टस में दी गई होती हैं। आपको लगेगा सर आप तो बता देते हो हम रिटेन कैसे करें, चिंता ना करिए, जब नोट्स मिलेंगे उसमें सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस में लिखी होंगी। तो ये हैं आपके कुछ 3 डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके 6 क्लॉज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ तो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो किसी भी इंसान को क्या करने पड़ते हैं, सुपरवाइज करने पड़ते हैं। यह बोला जाए कि कंपनी इन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग तो क्या करती है, एक्ट करती है, और काम कितने बीच में करेगी, जो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है। सपोज आपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट किया था तो यू विल ओनली कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन बिजनेस फॉर योर कंपनी। ये था हमारा कंपनी का पूरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में ज्वाइन करिएगा, रिविजनरी वीडियो है, रिवीजन होगा और उसमें मैं बताऊंगा व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको कंपनी बनानी चाहिए या फिर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी चाहिए, पार्टनरशिप बनानी चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनानी चाहिए या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, डू ज्वाइन मी। उसके साथ साथ में सारा चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।